नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आपको बता दें देश की बड़ी खबरें। पहली खबर है देश के बजट से जुड़ी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करने वाली है। वहीं अगली खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई भी होगी, जहां के व्यास तहखाने में 31 साल बाद देर रात पूजा पाठ संपन्न हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने आदेश का पालन किया। वहीं अगली खबर होगी अयोध्या से जुड़ी हुई। यहाँ के लिए 8 शहरों से आज विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। ये विमान सेवा डायरेक्ट होने वाली है। और आखिरी खबर मौसम से जुड़ी हुई होगी। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज बारिश के बाद एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। तो इन चारों खबरों को लेकर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उम्मीदों वाले बजट की करेंगे, क्योंकि आज जो आधी आबादी की आस है, क्या वो पूरी हो पाएगी? इस बजट के सामने आने के बाद ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अलग अलग सेक्टर्स को खासा उम्मीदें हैं इस बजट से। चाहे वो अन्नदाता हो, उन्हें भी इस बजट से खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनावी साल है। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ये बजट मालामाल करने वाला है? क्या मोदी वैन बिजनेसमैन बन पाएंगे? बजट पर महिलाओं की जो उम्मीदें हैं वो भी अपने आप में काफी बड़ी है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो उन्हें भी इस बजट से खासा उम्मीदें हैं, और इसीलिए इस बजट को ये कहा जा रहा है कि ये बजट है उम्मीदों वाला। और ये बजट क्या 2024 में जीत की गारंटी भी देने वाला है? क्या इसी तरह का ये बजट होगा? क्या इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त सभी के जहन में चल रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स, जैसा मैंने कहा, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हर एक सेक्टर्स के लोगों को अलग अलग उम्मीदें हैं इस बजट से। लेकिन ये उम्मीदों वाला बजट कितनी उम्मीदें लोगों की पूरी करेगा, बड़ा सवाल यही है। क्योंकि आज आम चुनाव से पहले ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे बजट को पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं। ये मौजूदा लोकसभा का आखिरी बजट है। लोकसभा चुनाव होने के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सुबह 8:15 पर अपनी बजट टीम के साथ नॉर्थ ब्लॉक गेट नंबर 2 पर फोटो सेशन होगा। उसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। राष्ट्रपति से मिलने के बाद 9:15 पर वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचेंगी, जहां संसद भवन के बाहर वित्त राज्य मंत्रियों के साथ फोटो सेशन होगा। इससे पहले बुधवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई। ये नए संसद भवन में उनका पहला संबोधन था। राष्ट्रपति ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए भी बधाई भी दी। तो देखिए, अलग अलग सेक्टर्स के साथ अब सभी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या टैक्स स्लैब में कोई चेंज होने वाला है, या फिर इसी तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं जैसी पहले रही हैं। और साथ ही अब आपको ये भी बताएं कि देखिए, अभी आपने स्केड्यूल देखा पूरा निर्मला सीतारमण का क्या कुछ आज रहने वाला है। बड़ी बात यह है कि ये बजट ये हर एक वर्ग के लिए अपने आप में खासा अहमियत रखता है, और इसीलिए जो महिलाएं हैं उन्हें भी अपनी रसोई को लेकर खासा टेंशन है। लेकिन आज ये जो बजट है, चूंकि ये मोदी सरकार 2.0 का अंतरिम बजट रहने वाला है, अब ऐसे में इस बजट में क्या कुछ खास रहता है। जो प्रमुख एजेंसियां हैं बजट निर्माण की, उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। योजना आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये प्रमुख एजेंसियां हैं बजट निर्माण की, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब आपको ये भी जानने की बहुत जरूरत है कि आखिरकार इस बजट से जो आम जनता की उम्मीदें हैं वो क्या कुछ हैं। क्योंकि बार बार महंगाई को लेकर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, महंगाई को लेकर बार बार घेरा जाता है। तो लोगों की उम्मीद है कि उन्हें महंगाई से राहत मिल जाए, नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में मिले, गैस के दाम कम हो जाएं, सीनियर सिटीजन्स की भी आस बंधी हुई है इस बजट से, महंगे लोन से राहत मिल जाए, सम्मान निधि की रकम बढ़ने की उम्मीद है लोगों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की उम्मीद है, युवाओं को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं, एजुकेशन लोन सस्ता हो जाए, टैक्स स्लैब में राहत मिले। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को इस बजट से अलग अलग उम्मीदें हैं, और इसीलिए इस बजट को कहा जा रहा है कि ये होगा उम्मीदों वाला बजट, जो हो सकता है कि 2024 में जीत की गारंटी भी तय करने में अहम भूमिका निभाए।
देखिए, कल से शुरुआत हुई बजट सत्र की और आज बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से हर एक वर्ग को खासा उम्मीदें हैं। सवाल इसी बात का है कि नई टैक्स व्यवस्था में क्या सुधार देखने को मिलेंगे या फिर पहले की तरह ही व्यवस्था रहने वाली है। क्योंकि आपको ये बता दें कि देखिए, नई टैक्स व्यवस्था फिर से फोकस में है। केंद्रीय बजट 2020-21 में पुरानी टैक्स व्यवस्था के विकल्प के रूप में पेश की गई नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से एक डिफॉल्ट ऑप्शन बन गई है और अब संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं कि हो सकता है कि नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने के लिए एक और मौका मिल जाए। विशेष रूप से पिछले साल वित्त मंत्री ने उच्च आय वाले लोगों के लिए नई टैक्स व्यवस्था में अतिरिक्त शुल्क को हटा दिया था और 50,000 रुपए की मानक कटौती की अनुमति दी थी। लेकिन इस बार क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं? क्या सुधार देखने को मिलेगा नई टैक्स व्यवस्था में? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखिए, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो रक्षा क्षेत्र को क्या उम्मीद है, ये भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संसद की स्थायी समिति की सलाह पर अमल लाया जाए और समिति ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की सलाह भी दी है। अब सवाल यही है कि क्या ये जो सलाह दी गई है, क्या जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। 40,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की संभावना है। 97 तेजस मार्क A1 एयरक्राफ्ट की भी खरीद होनी है। 2023-24 बजट में रक्षा मंत्रालय को 5,93,000 बजट रहा है। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय के बाहर से ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। परिचय पहले आपसे करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ उज्जवल चौकिया, एक्सपर्ट स्टार्टअप AI के हमारे साथ हैं। साथ ही प्रोफेसर रजनीश क्लेर, अर्थशास्त्री हैं आप, आपका बहुत स्वागत है। यावर अली शाह हमारे साथ हैं, बिजनेसमैन हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले उज्जवल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें आपको हैं और क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं इस बार? उज्जवल जी, आवाज मिल रही है आपको? उज्जवल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपके पास वापस पहुंच रही हूँ। शायद आप म्यूट हैं। आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। प्रोफेसर रजनीश भी इस वक्त हमारे साथ है। रजनीश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो आप ये मानिए कि टूरिज्म पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस रहेगा। रिलीजियस टूरिज्म कहीं ना कहीं पहले कम होता चला जा रहा था, अब रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसके साथ साथ रूरल टूरिज्म भी बढ़ेगा और सरकार चाहेगी कि जो वहाँ के लोकल एरियाज हैं वहाँ पर टूरिज्म बढ़े और वहाँ पर जो लोग हैं उसका बेनिफिट भी उठा पाएं। तो वहाँ पर सरकार जरूर वहाँ के लिए कुछ स्पेशल लाएगी। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे ये लगता है कि वहाँ पर रेलवेज का होना, वहां पर आपका बसेस का होना, आपका ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत और बढ़ेगा। तो सरकार उस तरफ जरूर देखेगी। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि उस पर जरूर देखा जाएगा। दूसरा, इस बार क्योंकि ये थोड़ा इंटरिम बजट है तो इसमें हो सकता है कैपेक्स थोड़ा सा बढ़ाया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ाया जाए। जब फुल बजट आएगा तब ज्यादा बढ़ाया जाएगा, बट इसमें अभी थोड़ा कम है। और स्लैब में शायद ही कोई चेंजेस हों, क्योंकि अभी चेंज करने में कोई बेनिफिट सरकार को नजर आएगा नहीं। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त यावर अली जी भी हमारे साथ हैं। यावर जी, आप बिजनेसमैन हैं। आज जो बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर अगर व्यापारी वर्ग को देखा जाए तो क्या उम्मीदें आपको? नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिस्कशन। देखिए, व्यापारी वर्ग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अगर आप इकोनॉमी की राइज के हिसाब से देखें तो प्रोडक्शन फोकस होना बहुत जरूरी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस होना बहुत जरूरी है। जो गवर्नमेंट ने पिछली सरकारों में देखा, हमने काफी अच्छी स्कीमें चलाई, इससे काफी बेनिफिट्स भी हुए। बट इसमें एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि MSME का है और MSME जो कि 30% GDP को कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये कंट्रीब्यूशन 50% तक जाए 2030 तक। अगर उनका ये टारगेट है तो उनको MSME को सपोर्ट करना बढ़ाना पड़ेगा। जैसे PLI स्कीम एक बहुत बड़ी स्कीम थी जो इन्होंने लार्जर सेक्टर्स को दी और PLI से जितने लोगों ने उसमें आए, हैवी इंडस्ट्रीज भी आई और उन्होंने उनके बेनिफिट्स भी उठाए। क्योंकि उसकी कैपिंग बहुत बड़ी है कि उसका टर्नओवर 200 करोड़ और 300 करोड़ और 150 करोड़ तक होना चाहिए, तो MSME उस बेनिफिट को नहीं ले पाता है।
लेकिन अगर ये एमएसएमई फोकस करें कि उनके वो कंपनीज जिनके टर्नओवर 10 करोड़ 15 करोड़ तक भी हैं वो पीएलआई स्कीम्स का बेनिफिट ले पाए तो ये एमएसएमई के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। कुछ इंटरेस्ट रेट में कटौती जो कि लोन्स मिल रहे हैं उस पर होना चाहिए। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस में गवर्नमेंट ने फंड्स स्पेयर किए थे करीब 10,000 करोड़ पिछले बजट में, वो भी पूरी तरह से अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए क्योंकि सब तक वो बेनिफिट्स पहुंच नहीं पाए हैं। तो इन एरियाज पे इंडस्ट्रियल फोकस करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर रूरल डेवलपमेंट में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आती हैं, एनर्जी डेवलपमेंट में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पर्टिकुलरली हम उत्तर प्रदेश जहां हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं। अगर आप अभी ये प्रोडिक्शंस देखें तो जब आदमी कोई इंडस्ट्री लगाने जाता है तो हम यूपी को फोकस करते हैं कि यूपी में हमारी इंडस्ट्रीज आए, लेकिन जो पावर का प्रोजेक्शंस हैं वो वेस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में बहुत अच्छे हैं आने वाले समय में, जो कि आने वाले समय में वहाँ के पावर को सस्ता कर देगा। यूपी गवर्नमेंट को इस तरफ फोकस करके पावर जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए और पावर जनरेशन के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स आए, क्योंकि स्कीमें आई हैं, बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं हुए हैं क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो इसकी स्पेशल स्कीम्स आना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट पे स्कीम्स आना चाहिए क्योंकि रूरल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी हैं जो कि डेवलप की जा सकती हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लाई जा सकती हैं। हम मनरेगा और उस तरह की स्कीमें लाते हैं जो कि वाइडली इस बजट में हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा आएंगी क्योंकि आगे इलेक्शन भी खड़ा हुआ है और वो आना भी चाहिए और जनता को बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में जब बेनिफिट होता है तो वो एक कहावत है जिसको कहा जाता है कि डोंट गिव हिम फिश, टेल हिम हाउ टू डू फिशिंग। तो किसी को सिर्फ एक रिवार्ड दे देने के बजाय अगर उसको ये बताया जाए कि वो खुद कैसे रोजी कमा सकता है, वो एक सही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने का तरफ एक मुद्दा होगा। मेरा ये टेक है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, एक बार फिर से उज्जवल जी के पास लेकर चलते हैं आपको। उज्जवल जी, आज पेश होने वाले बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी। तो आज का बहुत एक्सपेक्टेड मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको स्टार्टअप, सबसे पहले अगर स्टार्टअप और एआई के कंटेक्स्ट से देखें तो इवन जैसे लास्ट यूनियन बजट ने भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज को अनाउंस करा था कि हम 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई खोलने वाले हैं विच इज अलाइंड विद द सस्टेनेबल सिटीज, एग्रीकल्चर और हेल्थ को लेकर के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर सेक्टर में एंड इवन जीडीपी से लेकर के गवर्नमेंट के हर सेक्टर में, अगर हम चाहे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग की, आज आप जितने भी एक्सप्रेसवेज देख रहे हैं उसमें जितनी भी हम मॉनिटरिंग लेके आए हैं उसमें एआई का बहुत इंटीग्रल रोल है और एआई से हमारे लिंक्ड होते हैं सारे के सारे स्टार्टअप्स। सो दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। उन्होंने लास्ट टाइम भी इस चीज के लिए कहा था कि इस बारी के बजट में देयर विल बी अ सेपरेट एलोकेशन एआई को लेकर के, स्पेसिफिकली वो स्टार्टअप्स जो एआई की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, दे आर डूइंग एआई इनोवेशन, उनको कहीं ना कहीं टैक्स में और स्पेशल प्रोविजनिंग इन टर्म्स ऑफ फंडिंग जरूर मिलेंगे। दूसरा जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड जो एआई से कॉन्टेक्स्ट में आता है कि जहां टेक्नोलॉजिकली इतनी सोफिस्टिकेटेड चीजें आ रही हैं, पैरेलली स्किल डेवलपमेंट की स्कीम को लेकर के जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेसिफिक एलोकेशन करने वाली है कि जहां हम कैसे स्किल डेवलपमेंट को भी इसकी बढ़ा सकते हैं और जहां हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली एनहांस हो रही है और एआई ड्रिवन हो रही है और आजकल आप देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको हम एम्पावर एआई के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्लान भी है और डेफिनेटली इस बारी के बजट में वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे इस चीज की इंटीग्रेशन होने वाली है कि कैसे एजुकेशन सेक्टर और जो कॉर्पोरेट कमर्शियल सेक्टर है उसको एक स्पेशल प्रोविजनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें और भी आता है वो ये आता है कि अगर हम बात करें लोगों के बिहेवियर स्किल को एनहांस करने की एजुकेशन में, उसमें कुछ ना कुछ बजट पे एक्सपेक्टेड है काम होगा, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं कि एआई जैसे जैसे बढ़ रहा है बट एआई के साथ साथ ही लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे एनहांस करना है, तो उस मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, अगर लखनऊ की जनता की बात की जाए तो यहाँ पर लखनऊ की जनता को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? बातचीत करिए सर आप लोगों से। बिल्कुल, देखिए लगातार हम जनता की राय जान रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि बजट पे बात करेंगे। सर, आज अंतरिम बजट पेश हो रहा है केंद्र सरकार का, आपकी क्या उम्मीद है इससे? देखिए, मैं सरकार से यही चाहता हूं
कि जो टैक्स पेयर हैं, जो कि हायर टैक्स पे करते हैं, उनको भी रिबेट मिलनी चाहिए। गरीबों को खाली रेवड़ी बांटने से कोई फायदा नहीं है। हम हायर टैक्स पेयर हैं, और भी लोग हायर टैक्स पेयर हैं, उनको भी छूट मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, बात का ख्याल रखेंगे। आप क्या सलाह देंगे सर? सर, मैं ये चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन को बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए फ्री कर देना चाहिए। चाहे हम किसी डॉक्टर के जाएं, चाहे बहुत टैक्स आ रहा है इस समय, तो सीनियर सिटीजन के लिए इनको स्वास्थ्य और कोई भी ऑपरेशन हो पूरा फ्री कर देना चाहिए। पूरा फ्री कर देना। सर आप क्या करते हैं, क्या नाम हो गया? मैं बैंक से सेवानिवृत्त हूँ। आप बैंक से हैं तो आप तो बेहतर बता पाएंगे हमें कि क्या नफा नुकसान है। बिल्कुल। मेरा सरकार से, भाजपा सरकार से अपेक्षा है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी जीवन भर की हार्ड इनकम के में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर पूरी तरह से छूट होना चाहिए। वो छूट एक ही बार वो जीवन में इकट्ठा कर, मतलब अपनी सेविंग करता है, अपने जीवन को चलाने के लिए उसको बार बार उस पर ही टैक्स देना पड़ता है। पर ही टैक्स देना पड़ता है। आप सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सीनियर सिटीजन? नहीं, एक्चुअली कोविड के टाइम पे सरकार ने बहुत सी छूटें वापस ले ली थी। जैसे सीनियर सिटीजन को रेलवे में मिलने वाला 50% का कंसेशन था, अब उसको जो है अभी तक बहाल नहीं किया है। दूसरे उसी कोविड के टाइम पे रेलवे में बहुत सारी उन्होंने जो है ट्रेनों को स्पेशल कर दिया। अभी तक वो स्पेशल नाम से चल रही है, उसमें स्पेशल का चार्ज ले रहे हैं। तो अब तो नॉर्मल हो गया। अब रेलवे में जो पुरानी सुविधा थी वो आप चाहते हैं। सर आप क्या चाहते हैं? मैं अजय भट्टाचार्य। मैं तो चाहता हूं कि शिक्षा में और इलाज में उसमें सरकार ध्यान दे। उसमें स्पेसिफिक बीमारी के हिसाब से उनका एक रेट फिक्स होना चाहिए कि आदमी अगर कोई इलाज करा रहा है तो उसको सरकार से ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों की जो दाम बढ़ रहे हैं हर आदमी के लिए मुनासिब नहीं है। और टैक्स पेयर को जो इनकम टैक्स पे करते हैं उन्हें और छूट माने सुविधा मिलनी चाहिए, और छूट मिलनी चाहिए, स्लैब बढ़ाना चाहिए। नहीं, मेडिकल के क्षेत्र में सर आप क्या चाहते हैं? सर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप भी कहा कि इंटरेस्ट पे जो है, इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स नहीं पड़ना। दूसरी बात देखिए, मेरा केस देखिए, मैं 78 साल का हूँ, कई बीमारी से ग्रसित हूँ। उसके बावजूद जो मैंने एफडी कर रखा है, जो मैं इनका पेंशन मिलता है, उस पर अच्छा खासा अमाउंट इनकम टैक्स देता हूँ। दिस शुड बी एबॉलिश्ड, कम्प्लीटली जीरो करना चाहिए। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कैंसर के पीड़ित हैं, हार्ट के पीड़ित हैं, उनके लिए तो बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। दिस इज़ वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। आप सर क्या कंक्लूजन देंगे इन सब की बात? मेरा मानना यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों पर खास ध्यान देना चाहिए सरकार को। और सबसे ज़रूरत है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है तो हमको गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और तभी ये माना जाएगा कि हाँ, हमारा देश गरीबों को ध्यान दे रहा है। रोजगार को लेकर क्या राय है सर आपका? रोजगार में तो ये है कि आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसी में लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, और सरकारी नौकरियों में तो बड़ा मुश्किल होता है। कहीं निकालते हैं और उसके बाद कहीं कोर्ट आ जाता है तो बेचारे वो रह जाते हैं। कहीं कोई मतलब रोजगार में कोई ज्यादा तो खैर वो प्रदेश और देश में जो इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनीज एस्टेब्लिश होती है, फैक्ट्री लगती हैं, आपको लगता है इससे फायदा होता है, रोजगार मिलता है? हाँ, मैंने सुना है, लेकिन ऐसा है धरातल पर उसका बहुत तेजी से अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तब जाकर के गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा, जनता को भी फायदा मिलेगा। धरातल पे सर होना चाहिए। कह रहे हैं कि धरातल पे चीजें नहीं होती, कागजों पे रह जाती हैं। ऐसा होता है सर, कागजों पे चीजें रह गई, धरातल पर नहीं आई? होता भी और नहीं भी, दोनों बातें हैं। जो गवर्नमेंट के फायदे में होती है वो तो आ जाती है, जो जिसमें नुकसान होता है वो नहीं आ पाती, वो नहीं आती। यानी कि सिर्फ जो है प्रचार किया जाता है, ऐसा मानना है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत सी चीजें गवर्नमेंट तो ठीक है। मयूर, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, टैक्स एक्सपर्ट हैं कपिल मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी हमारे सहयोगी भी लखनऊ की जनता से बात कर रहे थे, तो ज्यादातर लोगों को टैक्स स्लैब को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नई टैक्स व्यवस्था है, इसमें इस बजट के जरिए कुछ सुधार होने वाला है, कुछ व्यवस्था सुधरने वाली है इस बारी? देखिए, ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक इंटरिम बजट है जहाँ पे गवर्नमेंट जनरली बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं करती है। लेकिन अगर हम देखें कि क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो उन इंडिविजुअल या सैलरीड क्लास पर्सन का वोट लेना चाहती है, तो वो कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर सकती है जहाँ पे उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें वो
स्लैब को बढ़ाना हो सकता है कि वो उसको 5 लाख से 10 लाख तक करने की कोशिश करें, या फिर वो उनको हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट 2 लाख रुपए जो 2014 में से अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वहां पर एक वो उनको बेनिफिट दे सकती है। तो गवर्नमेंट की कोशिश हो सकती है कि वो किस तरह से वोट बैंक रेडी कर पाए, बट बहुत ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट और बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं दिखता है। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इंडिविजुअल्स को और सैलरीड क्लास को और साथ साथ एमएसएमई को, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा तबका है, एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रही है। अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई 30% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसका 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है। तो वहां पर गवर्नमेंट कर सकती है कि कुछ बेनिफिट लेकर आए। उसमें हम देख सकते हैं कि शायद किसानों के लिए भी कुछ बेनिफिट्स आए जहां पर उनको डायरेक्ट कुछ बेनिफिट देने की कोशिश की जा सकती है, जिससे कि वो अपना वोट बैंक तैयार कर सके। बट बहुत ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट नहीं दिखती है क्योंकि इनके पास और भी चैलेंजेस हैं। ठीक है कपिल जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मयूर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। आपके पास मैं वापस लौटूंगी और कुछ और लोगों की राय भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार और जो लखनऊ की जनता है, देखिए सीनियर सिटीजन को अभी आप सुन रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर उनकी खासा उम्मीदें हैं, व्यापारी वर्ग है उसको खासा उम्मीदें हैं। आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।